आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अब अगले आधे घंटे आपके तमाम सवालों के जवाब हम देंगे और मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं विश्वन के सीईओ ऋषि मेहरा। ऋषि, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका और वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे की आपको शुभकामनाएं, तमाम दर्शकों को भी शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से ये काम तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन आज का दिन जो है जागरूकता के लिहाज से बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इसी नोट पर मेरे ख्याल से हमें शुरुआत करनी चाहिए सवालों के साथ, जहां पर दर्शकों के सवाल हम शो में शामिल करते हैं ऋषि और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं। पहला सवाल मैं आकाश का लूंगी और इनको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। इनके फंड्स की डिटेल्स आपके पास है। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप है इनके पास, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, कोटक अपॉर्चुनिटी फंड है, एसबीआई फोकस फंड भी है। इन तमाम फंड्स में 2-2 हज़ार रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। बहुत डिटेलिंग हमारे पास नहीं है, इसीलिए आकाश, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला नियम ये होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी निवेश विकल्प चुनते हैं उसको एक ड्यूरेशन दे दीजिए, उसको एक नज़रिया दे दीजिए, कुछ सालों की अवधि दे दीजिए, ताकि ऋषि इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है क्लियर हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि आप कितना कमाने की क्षमता आपका निवेश पोर्टफोलियो रखता है और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा कविता। देखिए, अगर हमें किसी के लिए प्लानिंग करनी है, अगर हमें टाइम होराइज़न नहीं मालूम, तो हम उसका जो फंड एलोकेशन है, उसमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं 5 या 7 साल के लिए और या वर्सेस इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं 2 से 3 साल के लिए, उसमें आपकी फंड सिलेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ, इन्होंने 4 पोर्टफोलियो फंड्स जो डिफाइन किए हैं और वो लिए हैं, उनको देख के मुझे लगता है कि इनको किसी ने सलाह दिया और ये 5 से 7 साल से ऊपर की ही इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। इन्होंने 4-5 फंड्स लिए हैं। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने फंड सेलेक्ट करने की कोशिश करी है। बेसिकली इन्होंने कोशिश की है कि एक ब्लू चिप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप और एक अपॉर्च्युनिटी फंड लेके ये अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आई वुड से कि उन्होंने एक मार्केट का एक नियम तो समझ लिया कि डाइवर्सिफिकेशन में ही चांस है कि लॉ ऑफ एवरेजेस से आपका कभी नुकसान नहीं होगा और आपकी अपॉर्च्युनिटी हर किसी में बनी रहेगी और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं तो वो एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी हो जाती है। अब दूसरी बात रही कि अगर ये 10 साल या ऊपर के लिए करते हैं और इनकी एक्सपेक्टेशन है कि 12 से 14% की रिटर्न चाहिए, तो एलोकेशन में थोड़ा-सा डिफरेंस हो जाता है, तो आपको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म खेलना पड़ता है, थोड़े से रिस्क जिनका थोड़ा-सा हेवी रिस्क बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, उन फंड्स में इन्वेस्ट करना बनता है। अब जो इन्होंने 5 फंड्स बताए हैं, अगर ये मैं मान रहा हूँ कि ये 5-7 साल के ऊपर की बात कर रहे हैं, ये सारे ठीक फंड्स हैं। अगर आप मेरे से फंड सिलेक्शन की बात करें, तो मैं कहूँगा कि एक एचडीएफसी स्मॉल कैप को ये एसबीआई स्मॉल कैप में बदल सकते हैं। बाकी अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं इनके साथ, अगर उनको सलाह देना चाहते हैं दूसरे दर्शकों को भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, वो आज की डेट में म्यूचुअल फंड में रिटर्न आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो बस सिर्फ फंड सिलेक्शन के कारण रहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो 2-3 ग्रैंड रूल्स हैं, आप डाइवर्सिफाई करिए, 4 से 5 फंड्स रखिए, हर 2 साल बाद रिव्यू कीजिए और उसके बाद डिसाइड किए कि आपके फंड्स कैसे कर रहे हैं और अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत नहीं है और आपके पास किसी तरह से भी कुछ वैल्यू बढ़ रही है, तो आप मार्केट को बढ़ते हुए ये मत देखिए कि मेरे को स्विच मारना है, निकालना है। आप एक लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है कि आपका जब गोल आस-पास आने वाला होगा, तब आप रिव्यू करने की कोशिश करिए, निकालने की कोशिश करिए। मतलब ये सोचना कि मैं म्यूचुअल फंड से निकाल के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ, म्यूचुअल फंड से निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूँ। म्यूचुअल फंड को अगर आपने 10 से 12 साल दिए हैं और उसी अवधि के लिए गए हैं, जब तक आपकी रिटर्न्स 12 या 14% की आ रही है, आपको उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए और सिर्फ करते रहना चाहिए। ये मत देखिए कि मार्केट 60,000 है, शायद कम हो जाए और हमें विथड्रॉ कर लेनी चाहिए। आपका गोल आज नहीं है। आज आप सिप करते रहिए। सिप का कैलकुलेटर का फंक्शन ही यही है कि वो आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करता है, वो आपको रिटर्न 12 से 14% की दे देगा। ठीक है, चलिए, तो मौजूदा डिटेल जितनी भी हमारे साथ है उसके मुताबिक हमने आकाश को सलाह दे दी है, लेकिन बेहतर होगा कि ये अपने लक्ष्यों को थोड़ा सा आंक ले, उसके मुताबिक फंड्स पर हम इनको बारीकी से सलाह दे पाएंगे। लेकिन ऋषि, अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, दिल्ली से राकेश का सवाल है, वो ये पूछते हैं कि उन्होंने अपने लिए शायद कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया होगा, अब ये कह रहे हैं कि मुझे रोज़ाना खर्च के लिए पैसे निकालने हैं, तो क्या मैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से पैसे निकाल सकता हूँ
ये कह रहे हैं कि लगभग 2.5% पैसा निकालना चाहते हैं। अब ये 2.5% मेरे ख्याल से हर महीने की ही बात कर रहे होंगे या ईयरली, उसकी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि आप निवेश करते हैं क्योंकि आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना होता है। अब ऐसे में जब निकासी की बारी आती है, जब आपके पैसे आपको कमाकर दे रहे होते हैं या दे चुके होते हैं, वक्त आता है कि आप उनका इस्तेमाल करें ऋषि, और तब उन पैसों को हमें किस प्रकार निकालना चाहिए? विड्रॉल रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हाँ जी। बहुत अच्छा सवाल है देखिए, क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की एडवाइस तो हर कोई बताता है कि यहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए, वहाँ पे इन्वेस्ट कर लीजिए। बट ज़्यादातर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनका सबसे बड़ा दिमाग में सवाल होता है कि निकालने के वक़्त कैसे करना चाहिए, वो चीज़ कोई कम सलाह दी जाती है, और आपके शो के द्वारा आप कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों को भी उजागर करने की, ताकि वो भी जो डाउट है वो भी निकल जाए। जो रणनीति की बात है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं कि लोग जो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के बाद किसी के पास इनकम आनी बंद हो जाए और वो एक्सपेंसेस के लिए निकालना चाहता है, तो एक एसडब्ल्यूपी होता है जिसको सिस्टमैटिक विथड्रॉल फंड्स की तरह हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि हाँ भाई, हर महीने इतने का निकलेगा। एक रणनीति तो रिटायरमेंट के लिए वो होती है। वो सबसे बेस्ट वर्क करती है, क्योंकि आप सिस्टमैटिक विथड्रॉल कर रहे हैं, आपको अपना मालूम है कि 10,000 निकालना है, 20,000 निकालना है, 25,000 निकालना है। आप अपने म्यूचुअल फंड्स में वो प्लान सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद आपके अकाउंट में रेगुलरली वो इनकम आनी मतलब वो आपका जो विथड्रॉल होते रहेंगे और सिस्टमैटिकली आते रहेंगे। और जब भी कोई चीज़ सिस्टमैटिकली की जाती है, प्रोसेस के दौरान की जाती है, तो उसकी आपको वैल्यू ज़्यादा अच्छे से मिलती है, क्योंकि आप एक एड हॉक डिसीजन नहीं लेते हैं। मतलब आप किसी, आज आपको जरूरत पड़ गई, आज आपने ज्यादा निकाल लिया, फिर आपको लगा नहीं, मैं दोबारा इन्वेस्ट कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तो उससे करने से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चलता है। अब दूसरी बात रही कि हमें नहीं मालूम कि ये रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं कि किसी और बात के लिए कर रहे हैं, कि इनकी कुछ आज की डेट में काम करते थे या नौकरी में कुछ प्रॉब्लम है और उसमें से निकालना चाहते हैं, कुछ और इनको काम के लिए जरूरत है। उस चीज में आपको 2 या 3 स्ट्रैटेजी होती है आपको विड्रॉल करने के लिए। देखिए, अगर आपके रिटर्न, आपके पास जो फंड आप होल्ड कर रहे हैं, और आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी 12 से 14% की थी, और आपके पास 3 या 4 फंड्स हैं, उनमें जो 12 से 14% से ऊपर आपको रिटर्न दे चुके हैं, उनमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल कर लेना आपका बनता है। जिनमें आपके रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं और आपने उनके ऊपर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कर रखी है, तो उनको आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात रही कि अगर आपके पास फंड्स ड्यूरेशन फंक्शन में डिफरेंस है, कि आपके पास डेट फंड्स हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं और सॉरी इक्विटी फंड्स हैं, तो आप अगर लेना चाहते हैं, तो आप मतलब आप कुछ पैसे चाहिए और ये शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, आपको 2 या 3 महीने के लिए चाहिए, तो आप डेट फंड से लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इक्विटी में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न आते हैं। डेट की तो एक रिटर्न 5, 7, 8% की है, तो आपको नुकसान कम होगा। तो आपको 3 या 4 नज़रिए से इसको देखना पड़ता है। किस नज़रिए के लिए है? रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है, तो आप एक फिक्स्ड प्रोसेस बनाइए, उसमें आपको सबसे कम से कम नुकसान होगा। अगर आपको एक छोटे पर्टिकुलर फंक्शन के लिए चाहिए, तो उसमें आपके पास डेट फंड्स वर्सेस इक्विटी फंड्स हैं, तो आपको डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स में से विथड्रॉ करना चाहिए वर्सेस दूसरे फंक्शंस के लिए। तीसरा, अगर आप रिटर्न बेस पे स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं कि हाँ, मुझे कुछ फंड्स में रिटर्न मिली है, कुछ फंड में नहीं रिटर्न मिली है, जिन फंड्स में आपकी एक्सपेक्टेशंस के अलावा या मार्केट के फंक्शन के ज्यादा अलावा आपको रिटर्न मिल रही है, उससे विड्रॉ करना बनता है, ताकि आपके उसमें एक लेवल ऑफ एवरेज हो जाती है और आपके लिए वर्कआउट कर जाता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल मैं लेना चाहती हूँ शीतल शर्मा का, और ये फ्लेक्सी कैप फंड्स को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं। निवेश के लिहाज से इनको अपने पोर्टफोलियो में ऋषि फ्लेक्सी कैप फंड जोड़ना है, पीजीआईएम या यूटीआई फ्लेक्सी कैप, दोनों में से कौन सा बढ़िया होगा, ये सवाल पूछ रही हैं। तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी शीतल के अलावा वो तमाम दर्शक जो समझना चाहते हैं उन्हें समझाएं, और दूसरा एक एक करके फंड्स की परफॉर्मेंस लेंगे हम। लेकिन सबसे पहले फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में आप क्या कहते हैं? फ्लेक्सी कैप देखिए, जैसे एक नाम है उनका, कि वो कुछ कैटेगरी फंड्स में, तीनों कैटेगरी में, चाहे वो मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे, मिड कैप स्टॉक्स होंगे या स्मॉल कैप स्टॉक्स होंगे, तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये उन लोगों के पास जाता है जिनको 1 या 2 म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करना हो। अगर वो स्ट्रैटेजी है, तो आप 4 म्यूचुअल फंड की बजाय यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो आपको दोनों या तीनों कैटेगरीज में बेसिकली सॉरी आपको कवर कर रहे हैं। अब वो जब वो तीनों कैटेगरी में कवर कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि अगर आपके
आपकी एक कैटेगरी, आपका एक दिमाग था कि एक लार्ज कैप लूँगा, एक मिड कैप लूँगा, एक स्मॉल कैप लूँगा, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके पास फ्लेक्सी कैप आ गया, आपने उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इनमें डिफरेंस ये रहता है जब आप डिसाइड करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म वर्सेस मीडियम टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म आप कहाँ कहाँ की बात सोच रहे हैं। अब जबकि आप फ्लेक्सी कैप की आप बात करें, क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म 0 टू 3 इयर्स में आपको इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और तीनों इंडस्ट्री का एक तीनों तीनों कैप्स का एक मिश्रण है, जिसके कारण आपको 2 या 3 साल में रिटर्न्स अच्छे मिलने का फायदा नहीं होता। तो वो इन्वेस्टर जो एक सिंगल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहते कि एक ही फंड में इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए सही है। और जो ये थोड़ा-सा रिस्क प्रोफाइल 5 इयर्स एंड 7 इयर्स अबव को देख रहे हैं, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दूसरी बात रही पीजेआईएम की और यूटीआई फ्लेक्सी फंड्स की, अगर हम इंडिविजुअली बात करें आज की डेट में तीनों का मुझे दोनों की जो एलोकेशंस है, बिकॉज आपने कहा कि तीनों लार्ज मिड स्मॉल कैप तीनों में इनका निवेश होता है और निवेशकों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये मल्टी कैप से इसीलिए अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर जैसा कि नाम है फ्लेक्सी कैप है और ऋषि ने भी समझाया किस तरह से फंड मैनेजर अपनी पोर्टफोलियो फिलोसफी या थीम के हिसाब से कॉल्स लेता है कि कहाँ पर कितना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, जो कि शायद मल्टी कैप में निर्धारित है और 25% के आसपास का आपको एक्सपोजर कंपल्सरीली फंड मैनेजर्स देते हैं। लेकिन अब यही एक बात है जो कुछ फ्लेक्सी कैप्स को बहुत एग्रेसिव बना देता है ऋषि, कुछ को कम एग्रेसिव बनाता है। मसलन अगर आप यूटीआई को देखें तो यहाँ पर मिड कैप का एक्सपोजर ज़्यादा है, 33% के आसपास का है और मिड कैप का एक्सपोजर पीजीआईएम में कम है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। कम और ज़्यादा एग्रेसिव फ्लेक्सी कैप में से किसी को अगर चुनना हो तो इन आंकड़ों को देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इन आंकड़ों को नहीं देखेंगे, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया कि फ्लेक्सी कैप और और दूसरे में क्या डिफरेंस है। इनमें ये डिफरेंस है कि अग्रेसिव है, तो रिटर्न्स अच्छे भी आ सकते हैं। अब रिटर्न्स की अगर आप बात कर रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म चाहिए और या शॉर्ट टर्म चाहिए, तो आपको जब भी एक फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी खेल रहा है, कि वो चाह रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन कैटेगरीज़ में जल्दी कुछ विनर्स बनने वाले हैं और उनपे वो इन्वेस्ट कर रहा है कि वो जो लार्ज कैप में आएँगे। तो आप अगर बड़ी अवधि के लिए खेल रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहते हैं, तो जिनकी इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा हो, उनमें इन्वेस्ट करना बनता है। आज की डेट में देखिए, अगर मार्केट को देखना है, तो अगर आज के लिए इन्वेस्ट करना जाएँगे, तो मैं ये कहूँगा कि जिसने ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि मार्केट बहुत हाई पे है और आप वो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरे अपनी पर्सनल हिसाब से पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए करंट मार्केट। ऑलराइट, चलिए पीजीआईएम के करंट मार्केट के हिसाब से आपको पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप में निवेश करना चाहिए, ये सलाह दी जा रही है आपको। शीतल, अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे और रश्मि का सवाल लेंगे और रश्मि का भी सवाल फ्लेक्सी कैप को लेकर है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जो ग्रो हो रही है, हम देख भी रहे हैं निवेशकों का रुझान है, लेकिन इनका सवाल ये है कोटक फ्लेक्सी कैप हो या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो। मेरे ख्याल से आज तमाम फ्लेक्सी कैप फंड्स का हम रिव्यू कर देंगे। ऋषि, तो पीजीआईएम को तो आपने थम्स अप दिया है, अब इन दोनों में से आप किस पर बेट रखेंगे? देखिए, मतलब ऐसे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा, तो मेरे हिसाब से जो इन्होंने बात करी कि इनके पास, आपने जो सवाल भेजा कि टॉप अप करना है, राइट? निवेश 1000 रुपए तो से और अगर टॉप बढ़ाना अप करने है, की तो बात, फिलहाल जो 2 फ्लेक्सी कैप्स हैं वो तो मेरे ख्याल से ये रखना ही चाहती हैं, लेकिन दर्शकों के लिए भी मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। हाँ, बढ़िया। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से मैं आज की डेट की मार्केट देख रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ, उसमें पराग पैरे अभी भी कोटक से, वो जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, उससे थोड़ा-सा बेटर है। तो मैं अभी अगर इनको भी सलाह दूँगा कि अगर आज की डेट में हाई मार्केट में आप फ्लेक्सी कैप इन्वेस्ट करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म में जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उसी को तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मेरी सलाह के हिसाब से तो यही रहेगा। ओके, मुझे ये बताइए कि अब जैसा कि इनको अपना निवेश बढ़ाना भी है, इसके अलावा कुछ और शामिल करना हो पोर्टफोलियो में तो? देखिए, हमने कविता एक चीज़ पाई कि कस्टमर जब एक चीज़ के ऊपर मन बना लेता है, आप अगर जब उसको अल्टरनेट की बात करते हो, तो वो उसकी स्टडी है, उसके उसको उसको एक थोड़ा-सा नेगेटिव, मतलब उसमें जल्दी से जा नहीं पाता। तो जो लोग फ्लेक्सी कैप की तरफ जा रहे हैं, जिन्होंने डिसाइड किया है, अगर आप प्योर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, तो आपको एक
पोर्टफोलियो में 4 फंड्स होने ज़रूरी होते हैं और उसके हिसाब से इनको कोई भी ऐसा फंड जब मार्केट हाई होती हैं जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई फिक्स्ड इनकम फंड्स या ऐसे फंड्स या थोड़े से डेट फंड्स को इन्वेस्टमेंट करके जरूर रखना चाहिए ताकि अगर कुछ मार्केट कम हो और इनको लगे कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको स्विच करके ये इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक सही फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एक डेट फंड होना या एक थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम फंड होना या फिक्स्ड फ्लोटर फंड होना जरूरी होता है। इन्होंने सब कुछ हाई रिस्क फंड्स में डाल रखा है, तो मैं ये बात कहूंगा कि इनको कुछ ना कुछ लो रिस्क फंड्स में भी डालना चाहिए क्योंकि कल को अगर मार्केट कम लगे तो वो हौसले पर ना हो और वो उसको ये स्विच करके अब जब मार्केट कम जाए तो वो उसको इक्विटी में और ऐसे ही इसमें दोबारा चाहे कोई भी फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट करके आगे कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और शो का आखिरी सवाल मैं अमित का लूंगी और इनका सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी शो की शुरुआत में हमने चर्चा भी की थी इस पर, फ्लोटर फंड में निवेश करना कितना फायदेमंद है और किस तरह के निवेशक को फ्लोटर फंड में निवेश करना चाहिए। अगर अमित ने हमारी पहली चर्चा सुनी होती तो शायद समझ गए होते, लेकिन बहरहाल फ्लोटर फंड मौजूदा हालात में आपके अमित को निवेश करने की सलाह देंगे? हाँ जी, देखिए देखो फ्लोटिंग जो म्यूचुअल फंड्स हैं या इनकी ये जो कैटेगरी है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की तरफ जा रहे हों, तो ये फंड्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इनके रिटर्न्स आपके नॉर्मल जितने भी सिक्योर्ड टाइप ऑफ फंड्स हैं, उन उनसे रिटर्न्स अच्छी आती है और अगर मार्केट के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात हो रही है और लग रहा है किसी कस्टमर को कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं क्योंकि इतने सालों से पीछे कोविड था या कोविड से पहले और जो सिचुएशन चल रही थी कि मार्केट को इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम रखे जाते थे। बट इंटरनेशनली अब ये बात होनी शुरू हो गई है कि आपको इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट बहुत ही नीचे हैं और सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स शायद आज न्यूजीलैंड के सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ाया है, ये सुनने में आ रहा है और उसके देखा देखी कुछ शायद और भी बढ़ाएंगे और शायद भारत में भी ये हो सकता है। अभी बिल्कुल लगता नहीं है बट फिर भी हो सकता है। बट अगर ये 2-4-5 साल के लिए 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और ये बढ़ेंगे तो ये दूसरे जो डेट फंड्स हो या फिक्स डिपॉजिट्स हो उससे ज्यादा बेटर रिटर्न देंगे। अगर आप मेरे से पूछिए तो मेरी सलाह से आज की डेट में इनको फ्लोटर फंड्स में इन्वेस्ट करना बनता है अगर वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट फंड्स और एक्सेट्रा, और लगता है कि और साल 1.5 साल में तो जरूर इंटरेस्ट रेट ऊपर आएंगे ही। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सलाह आपको दी जा रही है फ्लोटिंग रेट फंड्स के ऊपर, लेकिन शो को समाप्त करने का समय हो गया है और क्योंकि आज वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे भी है तो ऋषि मुझे बताएं कि आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत किस उम्र से की थी? कविता, I wanted to start learning in stock market when I was in class 9th. I fell into a family, some mishappenings, and I had to start earning in my life in that start of a game. So somebody told me कि अगर आप स्कूल में अगर आपको इक्विटी फंड समझ में आ जाए तो आपको लाइफ का एक एंगल तो समझ में आ जाएगा। ये क्लास 9 से करता हुआ आ रहा हूँ मैं, उसी के साथ पढ़ाई करी, समझा और ये सब चीजें करने की कोशिश करी। तो मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्लास 9th में मैंने एक ये जो जैसे तब उस टाइम पे आप इनमें इन्वेस्ट करते थे इक्विटीज में थ्रू डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज होती थी, तो तब से इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड की तरफ देखना शुरू कर दिया जब बिल्कुल। तो देखिए, अपने अनुभव से आप आज लोगों को भी सिखा रहे हैं और मेरे ख्याल से यही खूबसूरती होती है कि अगर आप जल्दी शुरू करें तो आप निवेश की भाषा को समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं और यही मकसद है मनी मंत्रा का। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, समय निकालकर दर्शकों को आज सलाह देने के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी आज इजाज़त दें, लेकिन बाकी तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहे 18 Now स्वदेश पर ही। नमस्कार।